यूमेनेको नो नाकू कोरोनी, या फिर कहूँ व्हेन द सीगल्स क्राई। एक अकेली ऐसी स्टोरी मैंने पहली बार देखी है जो मतलब चैलेंज करती है हम सबको कि आखिर क्या सच में मैजिक एग्जिस्ट करता है। मैं जब यहाँ मैजिक बोल रहा हूँ, मेरा मतलब हाथ की सफाई नहीं है, मेरा मतलब रियल मैजिक। मतलब ऐसा मैजिक जो कि मैं कहूँगा कि तुम्हें मेंढक बना दो तो तुम्हें मेंढक बना देगा। समझ रहे हो ना, मतलब आब्रा कडाब्रा, ऐसा मैजिक। क्या सच में मैजिक एग्जिस्ट करता है? अब हाँ या ना, इन दोनों में से एक साइड पे होने वाले हो तुम। अगर तुम कहते हो हाँ तो क्यों हाँ, और अगर तुम कहते हो ना तो क्यों ना। दैट्स इट, लॉजिक। ऐसे लॉजिक्स को लाना और उनको यूज करना, सच में ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। इसके अंदर कुछ ऐसे लॉजिक्स तो मतलब सच में मैं जब बोल रहा हूँ ना कि लॉजिक्स हैं, रियली दे आर लॉजिक। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुमने मैथ्स में कहीं पे कोई थ्योरम की और उसका तुम्हें कोई प्रूफ दे रहा है। सच में वो बिल्कुल उसका प्रूफ दे रहा है कि सच में हाँ मैजिक एग्जिस्ट करता है। और अगर तुम कह रहे हो नहीं करता है तो वो बंदा ये कह सकता है कि हाँ करता है। कमाल की बात ये भी है, तुमसे डिनाई भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास कोई लॉजिकल प्रूफ ही नहीं है। तो ये हो गई है कुछ जादू टोने की बात। अब मैं तुम्हें स्पॉइल नहीं करने वाला हूँ कि आखिर वो क्या प्रूफ देते हैं, आखिर ऐसा क्या लॉजिक देते हैं कि मैजिक सच में रियल है। एक तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि हाँ मैजिक रियल है, और अगर मैजिक रियल नहीं है तो हम इतना प्रूव कर सकते हैं कि तुम उसे डिनाई नहीं कर सकते कि मैजिक रियल नहीं है। पर एक मिनट रुको, मैजिक को अगर हम डिनाई नहीं कर पा रहे हैं, पर इसका मतलब ये तो है ना कि मैजिक रियल है। सच में ट्विस्टेड लॉजिक है ना, जानता हूँ बहुत अजीब है। सो द प्लॉट टॉक्स अबाउट, हमारी स्टोरी शुरू होती है रोकेंजिमा आइलैंड पर, जिसे कि बहुत ज्यादा अमीर फैमिली जो कि है उशिरोमिया, उन्होंने खरीद रखा है। हर साल की तरह इस साल भी पूरी उशिरोमिया फैमिली इस आइलैंड पे इकट्ठा हो रही है ताकि वो अपने कजन्स और भाई बहनों से मिल सके। ये पहले सालों की बात है जब ऐसा होता रहा। इस साल पर कुछ और था। इस साल का टॉपिक था आखिर कौन बनेगा उशिरोमिया फैमिली का हेड, और आखिरकार किसे मिलेगी इतनी सारी करोड़ों की दौलत। क्योंकि हमारा जो करंट हेड है उशिरोमिया किन्जो, जो कि अब बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं और जो कभी भी लुढ़क सकते हैं, तो इसलिए भाई बहनों के बीच में बात चल रही है कि आखिर किसे मिलेगी इतनी सारी दौलत और हेडशिप उशिरोमिया फैमिली की। मैं तुम्हें एक बार इसका फैमिली ट्री थोड़ा सा बता दूं, वरना तुम कंफ्यूज ही रहोगे आखिर मैं किसकी कौन सी क्या बात कर रहा हूँ। सो बेसिकली उशिरोमिया फैमिली की हैं 3 जनरेशन्स, जिसमें से फर्स्ट जनरेशन जो है उसमें उनके ग्रैंडफादर आते हैं उशिरोमिया किन्जो। सेकेंड जनरेशन जो है उसके अंदर सारे एडल्ट्स आते हैं, मतलब कि सारे के सारे पेरेंट्स। और थर्ड जनरेशन जो है उसमें आते हैं हमारे टीनेजर्स। सो अमंग द टीनेजर्स हमारा मेन कैरेक्टर है उशिरोमिया बैटलर, जो कि बहुत सालों से इस फैमिली कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रहा था, पर इस साल आया ड्यू टू सम फैमिली कंडीशंस, क्योंकि मैं बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। बैटलर के लिए मतलब इस फैमिली कॉन्फ्रेंस में आने का यही है कि वो अपने कजन के साथ एंजॉय करे। तो एवरीथिंग वाज एक्चुअली गोइंग फाइन, पर तभी एक आवाज आई। हाँ हाँ हाँ। तो हमारा जो ये बूढ़ा आदमी है उशिरोमिया किन्जो, फैमिली का हेड, जो कुछ सालों से काले जादू की किताबें पढ़ता रहता है इस उम्मीद में कि उसे कोई ना कोई एक मेथड मिलेगा ताकि वो अपनी ट्रू लव गोल्डन विच बेयातरिच को रिवाइव कर सके, कहूँ जिंदा कर सके। सो इन ऑर्डर टू डू दैट, किन्जो एक सेरेमनी करता है ताकि वो उस गोल्डन विच बेयातरिस को रिवाइव कर सके, जिसकी वजह से कुछ देर बाद ही आंधी आने लग जाती है और पूरा का पूरा आइलैंड फैमिली अब उस आइलैंड पे ट्रैप है। और अब इस आइलैंड पर अलग तरह के मिस्टीरियस मर्डर होने लग जाते हैं। करंटली इस आइलैंड पे 18 पर्सन है जो कि एक एक करके मरने लग जाते हैं, वो भी एक मर्डर मिस्ट्री की तरह। और अब ये सारे 18 लोगों को सरवाइव करना है इस आइलैंड पर। सच बताओ, मैं तो कहूँगा ना, जितना मैंने अभी तक तुम्हें बताया है उसी को सुनकर बस भाई जाओ, मेरा मतलब आगे मेरी वीडियो में जाओ इस टाइम पर और वहाँ जाके देखो आखिर तुम्हें कहाँ से स्टोरी पढ़नी चाहिए। दैट इज एनीमे देखूँ, मांगा या फिर का गेम। सो गो देयर। जिसका अभी तक इंटरेस्ट नहीं बना इसे देखने को, लेट्स स्टार्ट। तुम्हारा इंटरेस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं स्पॉयलर्स दूंगा, ज़्यादा बड़े स्पॉयलर्स नहीं होंगे, इतने होंगे कि मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट और बन जाए। सो ये सारे अननेचुरल इवेंट स्टार्ट होते हैं एक लेटर से। हाँ, एक लेटर से, चिट्ठी से, जो कि स्वयं
गोल्डन विच बेatrice ने भेज रखी होती है, जिसमें वो पूरी उशिरोमिया फैमिली को कहती है कि उसने गोल्डन विच बेatrice ने बहुत सारा गोल्ड उशिरोमिया किन्जो जो कि फैमिली हेड है उसको बहुत टाइम पहले मतलब दिया था, और अब उशिरोमिया किन्जो और गोल्डन विच बेatrice के बीच में मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है। तो बेatrice को सारा गोल्ड वापस चाहिए, और उस गोल्ड से जो भी मतलब वेल्थ है उशिरोमिया फैमिली की वो भी, मतलब कि जो भी मतलब भाई और बहनों ने मिलकर कमाया था वो भी उसे चाहिए। बेatrice ये भी कहती है अगर तुम एक पहेली सॉल्व कर दोगे, एक रिडल सॉल्व कर दोगे, वो सारा गोल्ड भी तुम्हारा और तुम्हारी वेल्थ भी मिलेंगे और तुम्हें उशिरोमिया फैमिली की हेडशिप भी मिलेगी। एंड देन अननेचुरल इवेंट स्टार्ट्स। इट इज मैनी मिस्टीरियस मर्डर्स स्टार्ट। मैं कह रहा हूँ ना मिस्टीरियस, एक्चुअली में यार मिस्ट्री, ऐसे मर्डर्स जिनको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। मतलब यार मान लो पूरी फैमिली जो है या फिर जितने भी आइलैंड पे लोग हैं 18 के 18 लोग हैं एक ही जगह पर एक कमरे में, और उसके बाद होता क्या एक बंदा जाता है बाहर और से मतलब कोई ना कोई मार देता है, और अब वो बंदा सुसाइड नहीं करने वाला था, मारा किसने? क्योंकि बाकी सारे लोग तो उसी कमरे में थे, फिर से मारा किसने? हाँ अब एक पॉसिबिलिटी आ जाती है कि शायद से 18 नहीं 19 लोग एग्जिस्ट करते हैं आइलैंड पर अगर मैं तुम्हें कह दूं कि 18 लोग ही एग्जिस्ट करते हैं तो क्या तुम सोचोगे कि आखिर हुआ कैसे ये सब कुछ? हाँ ऐसी सर घुमा देने वाली मिस्ट्री मिलती है। और अब थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा स्पॉइलर है पर सच बताऊं ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर पड़ भी जाए तुम्हें पड़ता हो। एट द एंड पूरी फैमिली मतलब मर जाती है, और उसके बाद सारे लोग मतलब हेवन टाइप सी कोई जगह पर होते हैं जहाँ पर एक विच जो कि है हमारी गोल्डन विच बेatrice वो भी होती है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है बैटलर उशिरोमिया, वो और उसके आसपास के लोग सभी की सभी मतलब एक तरह से अजीब सा बिहेवियर सा था बाकी लोगों का। बैटलर ये देख के मतलब परेशान सा हो जाता है। सारे लोग मतलब ये कह रहे थे सच में मैजिक एग्जिस्ट करता है, हाँ सच में एग्जिस्ट करता है मैजिक, विच बेatrice रियल है। उशिरोमिया बैटलर कहता है तुम ये कैसी बेवकूफ वाली बात कर रहे हो, और ये नॉर्मल सी बात है, हर कोई कहेगा मैजिक थोड़ी एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर सबसे नॉर्मली बिहेव करता है। बाकी सब लोग कहते हैं पर ऐसा पॉसिबल कैसे है? तुमने खुद देखा ना वो जितने भी मतलब मर्डर्स हुए वो एक इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ मैजिक से ही हो सकता था। बैटलर कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसे मैं ट्रिक से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एंड दैट्स इट, यही है। और उसके बाद गोल्डन विच बेatrice बोलती है तो करना। हाँ यहाँ से स्टार्ट होती है। आखिर क्या कोई बंदा ऐसे मिस्टीरियस मर्डर्स को एक ट्रिक से एक्सप्लेन कर सकता है जो कि मतलब इतने ज़्यादा सुपर नेचुरल अननेचुरल इतने अजीब से मर्डर्स हैं, जहाँ पर वो ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर उशिरोमिया बैटलर अपनी फैमिली या फिर आसपास के जो लोग हैं उन पे से भरोसा उन सब पे टूटने वाला है। और गोल्डन विच बेatrice जो कि चाहती है कि बैटलर उशिरोमिया उसको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मैजिक एग्जिस्ट करता है, और वो एग्जिस्ट करती है। विच असल में ऐसा इसलिए चाहती है, विच ये कहती है कि वो चाहती है कि बैटलर मान ले कि मैजिक एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जितना एंटी मैजिक टॉक्सिन बढ़ेगा उससे विच का मैजिक कमजोर होता है। सो यस यहाँ से फाइट स्टार्ट होती है, एक एंडलेस फाइट। हाँ अब तुम सोच रहे होगे फैमिली तो मर चुकी, अब क्या? ख्याल से अब तक तो तुम समझ ही चुके होगे व्हेन द सीगल्स क्राई असल में व्हेन दे क्राई के क्रिएटर्स नहीं बनाया, और अगर तुमने व्हेन दे क्राई देखा है तो मल्टीवर्स तुम्हारे लिए कुछ नई चीज नहीं है। सो यस यहाँ से स्टार्ट होते हैं एक ही सेम स्टोरी अलग अलग डायरेक्शन से, मतलब कि सेम वही इवेंट्स मर्डर इवेंट्स फिर से अलग अलग डायरेक्शन से, फिर से अलग अलग यूनिवर्स से, फिर से अलग अलग वर्ल्ड से, और इन सारे वर्ल्ड्स के थ्रू हमें दिखाया जाता है आखिर ये मिस्ट्री है क्या, आखिर सच में मैजिक एग्जिस्ट करता है क्या? बैटलर रिजेक्ट कर सकता है मैजिक को कम्प्लीटली, या फिर बैटलर सच में कोई ऐसी ट्रिक लेके आएगा जो कि मतलब प्रूव करती है कि हाँ ये सब कुछ एक ह्यूमन ने किया है, मैजिक का इससे कोई भी लेना देना है ही नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टर। 18 कैरेक्टर्स हैं, मजाक कर रहा हूँ, 18 नहीं है, 18 से भी ज्यादा हैं। में दो साइड हैं, एक है ह्यूमन साइड और एक विच साइड। विच की साइड भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और सच बता रहा हूँ दोनों साइड 18 कैरेक्टर्स वहाँ से हो गए और कुछ 10-15 कैरेक्टर्स वहाँ से हो गए, तो तुम मान सकते हो कुछ 40 या 50 कैरेक्टर्स तो हैं जिन सब के ना मतलब स्टोरी को डेप्थ में एक्सप्लेन करते हैं। के अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं, मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं यार फिक्शन के कैरेक्टर्स देख रहे हैं हम। इसके अंदर मतलब पूरी तरह से कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा मैच्योर, कैरेक्टर बहुत ज़्यादा चाइल्डिश, और
सच बता रहा हूँ, ह्यूमन लगेंगे तुम्हें वो, रियल ह्यूमंस। हम नॉर्मल एनिमीज में देखते हैं कि कैसे ये कैरेक्टर कवाई कवाई ऐसे नहीं है, सच में रियल कैरेक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा ही रियल कैरेक्टर्स। अगर एक आदमी गलत काम कर रहा है उसके पीछे भी रीज़न ढंग का बताया, मतलब ऐसे ही नहीं बताया कि हाँ मैं कर रहा हूँ बस। और सबसे ज़्यादा रियल कैरेक्टर मुझे उशिरोमिया बैटलर के डैड रुडोल्फ उशिरोमिया ये लगते हैं। सच में इस आदमी के लिए ना यार नरक में ही जगह है। अगर मैं जोनरास की बात करूँ ना, तो मैं सच बताऊँ तो इसमें इतने जोनरा हो सकते हैं, सब डाल दो भाई, सब डाल दो एक्सेप्ट फॉर एची, इसमें सब डाल दो। मैन, स्लाइस ऑफ लाइफ, कॉमेडी, बॉडी हॉरर, एक्शन, एडवेंचर, ट्रेजेडी, कि क्या है यार जो इसके अंदर नहीं था। मतलब नाउ इज ह्यूमन स्केरी? बिल्कुल भी नहीं, इसमें स्केरी वाली वाइब्स बिल्कुल भी नहीं आई मुझे। अगर तुम एक हॉरर फैन हो तो तुम जानते ही होगे कि एक अच्छा हॉरर एनीमे ढूंढना बहुत मुश्किल है, और ऐसा ही फिर हॉरर विजुअल नॉवेल में भी है। मतलब जापानीज एनिमेशन में या फिर कुछ भी ऐसे रिलेटेड स्टफ में हॉरर मुझे तो नहीं लगता है इतना ज्यादा है कि मतलब तुम्हें डरा दे। डिस्गस्ट वाला हॉरर है पर डराने वाला हॉरर नहीं है। अगर तुमने हिगुराशी देखा है उसके बाद तुम इसमें जा रहे हो ये सोच के कि ये हिगुराशी से बहुत ज्यादा सिमिलर होने वाला है, तो मैं पहले ही बता दूं ऐसा सोच के मत जाना। यू विल ओनली डिसअपॉइंट योरसेल्फ। तुम एक इतनी अच्छी स्टोरी को मतलब कंपैरिजन के चक्कर में बहुत ज़्यादा बकवास समझ के छोड़ दोगे। जानता हूँ इसे सेम क्रिएटर ने ही बनाया, पर दोनों का ना यार यूनिवर्स बहुत ज़्यादा ही अलग है। चाहे कुछ सेम सेटिंग्स हैं थोड़ी सी, पर बहुत ज़्यादा ही अलग है। सो डोंट कंपेयर इट विद हिगुराशी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इतनी अच्छी स्टोरी में आखिर हमें कैसे घुसना चाहिए, मतलब कौन से मीडियम से घुसे हम। एनीमे से, हाँ इसका एनीमे है ऑब्वियसली। मांगा से, हाँ इसकी मांगा भी है। हाँ, और इसके गेम से, हाँ इसका गेम भी है। तो सबसे पहले गेम आया था बहुत सालों पहले, के बाद इसका मांगा आई, उसके बाद इसका एनीमे आया। नाउ क्योंकि मोस्टली लोग एनीमे देखते हैं तो एनीमे से स्टार्ट करते हैं। एनीमे इज रियली ट्रैश, सच बता रहा हूँ, पूरा ट्रैश था। वो क्यों ट्रैश था कि भाई इतना ज्यादा रश्ड, कोई भी चीजें ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रखी। मतलब कई बार तो मुझे एनीमे देखते हुए लगा कि आखिर यार ये जो लड़की है ना मारिया, ऐसे हंसती क्यों है? अगर तुमने एनीमे देखा है तो तुम मेरे से रिलेट कर पा रहे होगे। मुझे भी समझ नहीं आ रहा यार वो लड़की हंस क्यों रही है, बट आई रियली गेट अ गुड आंसर व्हाइल प्लेइंग विजुअल नॉवेल, दैट इज द गेम। तो एनीमे तो बिल्कुल ही मत देखना, चाहे कुछ हो जाए, इसको एनीमे से मत देखना। अगर तुम एनीमे ही देखने वाले हो तो मैं कहूंगा रहने ही दो, क्योंकि एनीमे ना पूरा भी नहीं है। एक बार एनीमे खत्म हो गया उसके बाद तुम्हें कहीं ना कहीं मांगा या फिर इसके गेम पे आना ही पड़ेगा। सो माय पर्सनल व्यू इज डोंट वॉच द एनीमे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मांगा। मांगा, हाँ तुम उसे बिल्कुल पढ़ सकते हो, मांगा इज गुड। और क्योंकि इस मांगा शॉर्ट भी है तो तुम ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसे रीड करने में। एंड नाउ द अल्टीमेट वे टू गो थ्रू दिस स्टोरी, विजुअल नॉवेल, दैट इज उसका गेम। अगर विजुअल नॉवेल तुम्हारे लिए एक नई चीज है तो मैं रिकमेंड करूंगा तुम आई बटन पर क्लिक करके मेरी इस वीडियो को देखो। और अगर मुझे शॉर्ट में बताना हो तो विजुअल नॉवेल आर जस्ट एनीमे स्टाइल गेम्स। सच में यार इसके गेम से ही जाना ना मैं प्रेफर करूंगा। अल्टीमेटली इसका जो गेम है वही बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो वॉइस एक्टिंग है, गाने हैं, जो साउंड ट्रैक है, वो इसका चार्म है। सच बता रहा हूँ, इसका चार्म है यार। उनके बिना ना जब भी मैं सोचता हूँ, क्योंकि एक साउंड ट्रैक तो ना यार अब मेरे दिमाग में ही घूमता रहता है हमेशा ही। इट रियली हैज अ सूदिंग इफेक्ट ऑन माई माइंड। ऑल्सो क्योंकि व्हेन द सीगल्स क्राई, ऑल्सो क्योंकि ये स्टोरी ओरिजिनली एक गेम से निकली है, तो तुम समझ सकते हो इसकी ओरिजिनलिटी असल में इस गेम में है। और क्योंकि इसकी ओरिजिनलिटी इस गेम में है तो चाहे इस पे एनीमे बन जाए या मांगा बन जाए या फिर कोई लाइव एक्शन बन जाए, वो कभी भी इसे ढंग से अडेप्ट कर ही नहीं सकते। और अगर उसे कर भी लें तो भी कुछ ना कुछ हमेशा कंटेंट रस्ट रहेगा ही, या कुछ ना कुछ कंटेंट स्किप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये स्टोरी बहुत बोरिंग बन जाती है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन इज रीड विजुअल नॉवेल। नाउ द वॉच ऑर्डर फॉर यूमेनेको। सो यू हैव टू स्टार्ट विद यूमेनेको नो कोरो नी, ये इसे क्वेश्चन आर्क भी कहते हैं हम, विच कंसिस्ट ऑफ 4 एपिसोड। ये 20 मिनट वाले एपिसोड नहीं है, ये कुछ 12, 13, 14 घंटे वाले एपिसोड हैं कुछ, और ये सारे एपिसोड एक ही गेम में इंक्लूड हैं, यूमेनेको नो कोरोनी। आवर नेक्स्ट गेम इज यूमेनेको नो कोरोनी चीरू। सो दिस इज बेसिकली एन आंसर आर्क। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 episodes. So in total there are 8 episodes of the game. मैं कहूँ विजुअल नॉवल, इसका ये जो गेम है ये तुम्हें पीसी पे अवेलेबल है, तो तुम पीसी पे कर सकते हो। और
और इसके कुछ रीमेक्स भी बन चुके हैं इस गेम के। इसका बहुत पुराना भी एक गेम है पीसी के लिए, वो मैं रिकमेंड नहीं करता। अगर तुम्हें नए आर्ट स्टाइल पसंद है तो, अगर तुम्हें नए आर्ट स्टाइल चाहिए तो 07 मोड एक मतलब साइट है, वहाँ पर जाके तुम इसके PS3 के जो आर्ट स्टाइल है उसे डाउनलोड कर लेना और उस पैच को यूज़ करके लगा लेना। और जिनके पास पीसी नहीं है अभी, बेस्ट ऑप्शन फ़ोन है भाई। फ़ोन ओपन करो, उस पर यूट्यूब पे जाओ और लिखो व्हेन द सीगल्स क्राई, नो कमेंट्री, प्ले थ्रू 1 एंड जस्ट वॉच इट जस्ट लाइक एनी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो नाउ। ये रिव्यू ज़्यादा बड़ा हो गया, पर मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा बड़ा है क्योंकि 300 घंटे की विजुअल नोवेल थी यार। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।